मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल कानून की वानगी में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और हाई कोर्ट के जजमेंट को हिंदी में डिकोड करता हूं, जिससे कि हमारे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के जो अधिवक्ता हैं और जो सामान्य लोग भी हैं जिन्हें की जजमेंट को देखना होता है, उन्हें इसे समझने में आसानी हो और उनके समय की बचत हो। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर सिर्फ जजमेंट को ही डिकोड नहीं करता हूं, बल्कि जो प्रोविजंस हैं, जो भी सेक्शंस हैं आईपीसी सीआरपीसी के, उनको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और अभी चूंकि 2023 में पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही बदल गया, पूरा क्रिमिनल लॉ ही चेंज हो गया है, तीनों क्रिमिनल लॉ चेंज हो गए हैं, तो उसके अनुसार मैं आप लोगों को पुराने जो सेक्शंस हैं उसका रेफरेंस देते हुए उसका नया सेक्शंस क्या डाला गया है उसकी भी जानकारी आप लोगों को देता हूं। इस बार भी मैं यही करने वाला हूं। जजमेंट को तो डिकोड करूंगा ही करूंगा हिंदी में, साथ ही साथ जो प्रोविजंस हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा, और इसके अलावा जो पुराने सेक्शंस हैं और जो कन्वर्ट हो गए हैं नए सेक्शन में, कुछ डिलीट भी हो गए हैं, उसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा, जिससे कि आप जब पूरे जजमेंट को सुने तो नए कानून के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। तो मित्रों, मैं आज जिस जजमेंट की बात करने वाला हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, और वह वकीलों के जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनके डे टू डे प्रैक्टिस में यह काम आने वाली चीज। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं उनका ब्रेड एंड बटर बेल होता है। बेल दो तरह के हैं, एक तो एंटीसिपेटरी बेल और दूसरा रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल तब फाइल किया जाता है जब व्यक्ति के खिलाफ केस हो जाता है, वारंट जारी होता है और उसके गिरफ्तारी की संभावना रहती है। मतलब कि वह अपने जेल जाने से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए वह एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। और एंटीसिपेटरी बेल जो फाइल किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ पहले फाइल किया जाता है और तब हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। पहला जो प्राइमरी जुरिसडिक्शन है वह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का है, और तब वहां से जब रिजेक्ट होता है तो यह हाई कोर्ट आता है, और हाई कोर्ट से यदि रिजेक्ट होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि वह हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। रेगुलर बेल क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो वह जेल से बाहर आने के लिए जो आवेदन डालता है उसे हम रेगुलर बेल एप्लीकेशन कहते हैं, और जब वो ग्रांट होता है तो वह जेल से बाहर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि वह एंटीसिपेटरी बेल क्या है और रेगुलर बेल क्या है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल क्या है और रेगुलर बेल क्या है। तो मित्रों, आज जो मैं आप लोगों को जजमेंट की चर्चा करने जा रहा हूं, सबसे पहले उसकी एक ब्रीफ स्टोरी आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग उस पूरे केस को अच्छे से समझ पाए। यह केस है बिहार के छपरा जिले का। जो लोग बिहार में रहते हैं वो इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। बिहार के छपरा, जिसको कि सारण जिला भी कहते हैं, बिहार के छपरा का है, जहां पर एक मेडिकल रिटेलर जिसका नाम प्रेम शंकर प्रसाद था, उसने रजनीश फार्मा, जिसका मालिक रजनीश श्रीवास्तव था, उसके साथ उसने एक ओरल समझौता किया। दोनों के बीच में परिचय था, चूंकि व्यापार का लेन देन का मामला था, जिसमें उसने यह कहा कि वह उसके मेडिकल स्टोर को, माँ मेडिकल स्टोर जो था छपरा में इसका, उस मेडिकल स्टोर को 36 लाख रुपए की मेडिसिन सप्लाई करेगा, और उसके एवज में उसने एडवांस में 36 लाख रुपए का चेक रजनीश फार्मा के मालिक रजनीश श्रीवास्तव को दे दिया। लेकिन रजनीश श्रीवास्तव ने
मेडिसिन सप्लाई नहीं किया टीएस प्रसाद को, जो प्रेम शंकर प्रसाद मां मेडिकल के जो मालिक थे उनको। और जब उसने उनसे पैसे की मांग की, ठीक है, 36 लाख रुपए की मांग की, तब इसने 10 लाख रुपए का एक चेक उन्हें दिया, लेकिन वह चेक भी डिजॉनर हो गया। ये सभी घटनाएं 2017 की हैं। यह चेक जो था वह डिजॉनर हो गया। और जब उसने इसकी जानकारी रजनीश फार्मा के मालिक को दी, रजनीश श्रीवास्तव को दी, तब रजनीश श्रीवास्तव के भाई ने पैसे देने से मना तो कर ही दिया और साथ ही साथ जान मारने की धमकी भी दी और यह कहा कि पुलिस के पास यदि गए तो स्थिति बुरी होगी, वो उसे जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन मामला चूंकि 36 लाख रुपए का था और उसके मेडिकल स्टोर के सर्वाइवल का सवाल था, तो उसने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दिया। पुलिस ने 2018 में केस को रजिस्टर भी कर लिया। सेक्शन 406, 407, 468, 506 और 420 के तहत उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फॉर्जरी, चीटिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जब मुकदमा दर्ज किया गया तो आप जानते हैं कि इसके बाद सुपरविजन होता है, पूरी उसकी छानबीन होती है। छानबीन करने के बाद मुकदमा को सही पाया गया। जो सारण के एसडीपीओ, जो छपरा के एसडीपीओ थे, उन्होंने केस को ट्रू कर दिया। एसडीपीओ को सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कहते हैं, जो डीएसपी रैंक के पदाधिकारी होते हैं। उसने मामले को ट्रू कर दिया और मामला चला गया न्यायालय में। न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और वारंट इशू कर दिया। तब ऐसी स्थिति में रजनीश फार्मा के जो मालिक रजनीश श्रीवास्तव हैं, उन्होंने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के न्यायालय में छपरा में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन डाली, एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन डाली, लेकिन वहां से वह रिजेक्ट हो गया। आपको पहले मैं बता दूं कि जो एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट पहले से है। यह जजमेंट है मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा का केस है। यह 2014 का केस है, रिपोर्टेड केस है। स्क्रीन पर आपको वह जो रिपोर्टेड केस का डिटेल है वो आपको मिल जाएगा। तो यह पहले से ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग भगोड़े हैं, कानून के नजर में भगोड़े हैं, उन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता। यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रजनीश श्रीवास्तव ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ अप्लाई किया, लेकिन इसमें एक बात और भी थी जो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि न्यायालय ने सेक्शन 82 और 83 के तहत इसे भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वह कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ था और उसकी संपत्ति के कुर्की का आदेश जारी कर दिया था। सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के तहत जब कोई व्यक्ति अपीयर नहीं होता है तो उसे कानून की निगाह में भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसके बावजूद भी वह सरेंडर नहीं करता है कोर्ट के सामने, तो उसकी संपत्ति को कुर्क करने का, कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया जाता है। तो रजनीश श्रीवास्तव के खिलाफ यह दोनों आदेश जारी हो गए थे। तब ऐसी स्थिति में इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा के केस में जो जजमेंट आया था उसके तहत तो यह मेंटेनेबल था ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया कि यह भगोड़ा है और इसके खिलाफ 82 और 83 के खिलाफ प्रोसेस इशू हो चुका है। अब इससे एग्रीव्ड होकर, इससे आहत होकर वह पटना हाई कोर्ट के शरण में गया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को दरकिनार करते हुए उसने उसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। जो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था वो सेक्शन 406 और 420 के तहत लिया था, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट थी वह 406 और 420 को ही ट्रू की थी।
तो 406 और 420 को कंसीडर करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने उसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जो इन्फॉर्मेंट था प्रेम शंकर प्रसाद, जो कि मां मेडिकल स्टोर का मालिक था, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसने गुहार लगाई कि जब एंटीसिपेटरी बेल किसी भगोड़े के केस पे मेंटेनेबल नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने इसे कैसे बेल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पुराने जजमेंट का हवाला दिया, मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा के केस का हवाला दिया और उसने इसे रिजेक्ट कर दिया और उसने यह कहा कि हाई कोर्ट ने यह जो निर्णय लिया है, हाई कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल देने का निर्णय लिया है, वह हमारे मैंडेट के खिलाफ है। और उन्होंने यह भी कमेंट किया कि यह पूरा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जो एक्यूज है, मतलब रजनीश श्रीवास्तव जो है, उसे 2 सप्ताह के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर सरेंडर करना होगा और सरेंडर कर कर वहां पर यदि बेल के लिए अप्लाई करना है तो वह कर सकता है, लेकिन 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं मित्रों कि हम में से बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो कि यह देखने के बावजूद भी कि 82, 83 इशू हो चुका है, फिर भी एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट में उनकी तो थोड़ी बेइज्जती होती ही है और साथ ही साथ क्लाइंट को भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो मित्रों, किसी भी पिटीशन को लगाने के पहले, किसी भी आवेदन को कोर्ट में लगाने के पहले सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को जानना जरूरी है आपके लिए और साथ ही साथ जो प्रोविजन है उसको भी जानना जरूरी है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है एब्सकॉन्डर के केस में, वह क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको आता हूं कि जो सेक्शंस लगाए गए थे उस सेक्शंस में क्या क्या आता है और क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। जो एफआईआर दर्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि उसमें लगाया गया था सेक्शन 406, 407, 468, 4506 और 4 सेक्शन 420। ठीक है, अब यहाँ पर 406 और 407 क्या कहता है? 406 और 407 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। मतलब कि किसी व्यक्ति ने आपको विश्वास पर पैसा दिया, वह आपके पास अमानत के रूप में थी, लेकिन आपने उस अमानत में खयानत करी। आपने उस अमानत में खयानत करी। जो 406 और 407 को मर्ज कर सेक्शन 314 बना दिया गया। ठीक है ना, सेक्शन जो है वह 314 बना दिया गया। दूसरा सेक्शन 468, जिसमें फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग कहा गया था। ये फॉर्जरी की गई है फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग। ठीक है, इसको 336 बना दिया गया है। नए कानून है, नया जो कानून है, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें इसको 336 बना दिया गया है। और सेक्शन 420, जिसमें कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी व्यक्ति के साथ यदि चीटिंग की जाती है कि उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, पैसा डिलीवर करने के लिए उसको इंड्यूस किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, तो वह 420 के श्रेणी में आता है और उसको सेक्शन 318 बना दिया गया है नए भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, तो अब सीआरपीसी की मैं बात आता हूं कि सीआरपीसी कौन कौन सा इसमें एप्लीकेबल था। सीआरपीसी में सेक्शन 82, जिसमें कि यदि कोई व्यक्ति कानून के सामने पेश नहीं होता है, न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो न्यायालय उसे भगोड़ा घोषित कर सकता है। यह सेक्शन 84 कर दिया गया है नए सीआरपीसी में, जिसको कि हम भारतीय नागरिक संहिता कानून के रूप में जानते हैं। सेक्शन 83, जिसमें कुर्की जब्ती का आदेश की बात कही गई थी,
उसके सेक्शन 85 में लाया गया है। सेक्शन 161 जिसमें कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है और जो बयान लेती है गवाहों का, उसे 161 के जगह पर 180 किया गया है। और सेक्शन 173 जिसमें कि पुलिस जो है वो कोर्ट के सामने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, उसका सेक्शन 193 कर दिया गया है भारतीय नागरिक संहिता कानून में। और सेक्शन 482 जिसके तहत जो पिटीशन डाला जाता है, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन, जिसमें हाई कोर्ट को इमेंस पावर है, उसको 582 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मित्रों, यह सारा चीज जो था, जो कि आपके जजमेंट से संबंधित है और जो सारे प्रोविजंस इसमें लिए गए हैं, जो सेक्शंस लिए गए हैं, उन सभी की चर्चा मैंने इसमें की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।